गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। तो कल लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे लाइन इंटरवल, है ना। तो कल हमने पढ़ी है वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटरवल तक हमने कंप्लीट कर लिया, लाइन सरफेस और वॉल्यूम इंटरवल तक की चर्चा भी कर ली और कुछ सवाल भी कर लिए। ठीक है ना, यहाँ तक हमारा काम अभी तक पूरा हो चुका है। ये कल तक का हमारा काम था, रेखा समाकलन, लाइन इंटरवल और सरफेस इंटरवल तक का हमने काम पूरा किया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं परिसंचरण और एक किया गया कार्य। आपका रेखा समाकलन के दो उपयोग ये बताए गए। एक तो बताया गया परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब है कि नेट, अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर पथ है, कोई बंद पथ है, उस बंद पथ से आपका कोई सदिश फलन कितना बाहर आएगा, कितना आउट होगा या कितना काम करेगा उसके अंदर, उसे परिसंचरण सर्कुलन कहते हैं। सर्कुलेशन का मतलब देखिए, जैसे ब्लड है, हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी धमनियों से होता हुआ उन्हीं के अंदर ही घूमता रहता है। तो ये जो ब्लड घूम रहा है ये टोटल, इसकी वैल्यू इसे एक नंबर में बदला जाए। जैसे बीपी आपका एक नंबर होता है, प्रेशर नापने का एक नंबर होता है, वैसे ही अगर हमारा जो ब्लड है वो हमारे विसल्स में घूमता है कंटिन्यू, और उसी में घूमता रहता है, हार्ट में आता है, फिर वापस धमनियों में चला जाता है, दोबारा हार्ट से प्योर होके धमनियों में चला जाता है, लगातार वही चलता रहता है। तो ये जो बंद पथ है, जो पाइप टाइप से है, इस बंद पथ के अंदर एक फ्लो हो रहा है। इस फ्लो को अगर आप कोई नंबर में बदलना चाहें, इसको एक नंबर देना चाहें, तो इसके लिए एक वर्ड बनाया गया जिसको हम कहते हैं परिसंचारण या सर्कुलेशन। और ये कैसे नापा जाता है कि जो भी फ्लूइड उसके अंदर, फ्लूइड का मतलब द्रव है, तो जो भी द्रव उसके अंदर बह रहा है उसे आप वेक्टर स्पेस मानिए, वेक्टर फंक्शन दे दीजिए एफ का नाम, और वो जो दूरी तय कर रहा है, वो पर सेकंड जो दूरी तय कर रहा है उसको डी आर वेक्टर कह दीजिए। तो टोटल उस पथ सी पे रेखा समाकलन एफ डॉट डी आर परिसंचारण कहलाएगा, सर्कुलेशन कहलाएगा। ओवर द कर्व सी, सी वो धमनी हो गई या वो नस हो गई जिसके अंदर वो ब्लड बह रहा है। तो एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सर्कुलेशन। और एफ डॉट डी आर की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, इसका मतलब है सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, यानी जो फ्लूइड है वो उसके अंदर नहीं बह रहा है। अगर एफ डॉट डी आर 0 आ जाता है, एफ डॉट डी आर 0 आ जाता है, इसका मतलब उस बंद पथ के अंदर फ्लूइड नहीं बह रहा है, वो रुक गया है। और अगर एफ डॉट डी आर की कुछ भी वैल्यू आती है, इसका मतलब है बह रहा है। और जिस हिसाब से ज्यादा वैल्यू आएगी मतलब तेजी से बह रहा है, कम आएगी कम बह रहा है, ज्यादा आएगी ज्यादा बह रहा है। 0 आ रही है मतलब ब्लड, ब्लड का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि ये समझने में आपके लिए आसान होगा, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा ही होता है। हमारे शरीर में ऐसे होता है, विसल्स होते हैं, ब्लड उनमें सर्कुलेट करता रहता है। तो वो जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसको मैं अगर एक नंबर में बदलना चाहूँ, है ना, तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो वो बह रहा है या वो रुका हुआ है। तो रुका हुआ है इसका मतलब 0 आ जाएगा, सर्कुलेशन 0 आ रहा है इसका मतलब ब्लड रुका हुआ है, मतलब वो जो फ्लूइड है, वो जो उस नली में जो फ्लूइड बह रहा है उसकी वैल्यू 0 है, मतलब वो बह नहीं रहा है। और अगर कुछ और वैल्यू आती है इसका मतलब बह रहा है। और नेगेटिव वैल्यू आती है मतलब विपरीत दिशा में बह रहा है। पॉजिटिव आती है मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, प्लस और माइनस उसके हिसाब से हो जाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। प्लस आ रहा है तो उसको आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, माइनस आ रहा है मतलब क्लॉकवाइज। दूसरा वैल्यू ज्यादा आ रही है मतलब तेजी से बह रहा है, कम आ रही है मतलब धीमा बह रहा है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपको बताएगी। ठीक है, ये कहलाता है सर्कुलेशन। तो फर्स्ट तो उपयोग हो गया सर्कुलेशन देखने के लिए, और ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। सर्कुलेशन हम लगातार देखते ही, है ना, और नहीं तो कम से कम ब्लड सर्कुलेशन तो देखते ही देखते हैं। दूसरा है किया गया कार्य पता करने के काम आता है। रेखा समाकलन किया गया कार्य पता करने के काम आता है। अगर किसी क्षेत्र में
कोई भी क्षेत्र है उसमें अगर आप किसी वस्तु को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ कार्य जरूर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य जरूर कर रहे हैं, और क्षेत्र जरूर उपस्थित होगा। और कुछ हो ना हो, अगर आप पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वीवासी है, तो कम से कम ग्रेविटी तो है ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही है, मतलब इस गुरुत्वीय क्षेत्र में तो आप है ही हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर आप किसी भी वस्तु को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं तो आप कोई ना कोई कार्य करते हैं। इस कार्य को नापने का तरीका भी रेखा समाकलन देता है। एफ डॉट एफ वो फोर्स है, वो बल जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ये वो बल है। एफ डॉट डी आर विस्थापन है जितना आप उसे कर रहे हैं। सी वो पथ है जिस पथ पे आप ये विस्थापन कर रहे हैं, और ये बराबर हो गया किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, तो ये आपका एफ डॉट डी आर आ गया। तो ये किए गए कार्य को भी दर्शा सकता है ना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे निकल के आती है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य क्या होता है, एक छोटी सी डिफरेंस, एक बहुत मामूली सा डिफरेंस है जिसको अगर बारीकी से आप समझते हैं तो आपको एक अच्छी चीज समझ में आएगी, आपको साइंस का एक फाउंडेशन समझ में आएगा, एक फाउंडेशन समझ में आएगा। अगर नॉर्मली हम बच्चों से पूछते हैं, मैंने किसी पूछा कि धारा क्या होती है, तो वो कहते हैं आवेश प्रवाह की दर। ठीक है ना, उसमें धारा क्या होती है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि धारा क्या होती है तो आप कहेंगे आवेश प्रवाह की दर, या आई बराबर डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य आप बोलेंगे एफ डॉट डी आर का समाकलन। ठीक है, अगर मैं पूछूं संवेग क्या होगा, तो संवेग कहेंगे द्रव्यमान इंटू वेग इक्वल टू संवेग। ठीक है, शक्ति क्या होगी, शक्ति ये होगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, ये जो आप बोल रहे हैं बोल सही रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी नासमझी है, छोटी सी नासमझी है। आप जो ये बोल रहे हैं इसमें हल्की सी एक नासमझी है। यहाँ पे आपको बोलना होगा कि हमने परिभाषित किया है कि किया गया कार्य एफ डॉट डी आर होता है, हमने परिभाषित किया है, इसका मतलब ये नहीं कि कार्य ये होता है, हमने कार्य को ऐसे परिभाषित किया है। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत गहरा डिफरेंस है। एच सी वर्मा ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था भौतिकी की समझ, बाद में एक हिंदी में किताब लिखी थी जिसका नाम था भौतिकी की समझ। उसमें उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से रखा कि भैया आप लोग गलत समझ रहे हैं, आप लोग जो समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि विधाता तय करके जा रहे हैं इस दुनिया में। नहीं, विधाता ने तय नहीं किया, हमने इनको तय किया है। हमने कार्य को डिफाइन किया है कि हम कार्य को ये समझेंगे। जैसे हमने 1 मीटर को इतना तय किया कि ये 1 मीटर है, क्या सही में 1 मीटर इतना होता है, क्या सही में 1 मीटर इतना होता है, हमने तय किया। कल हमने अगर इतना तय कर दिया होता तो 1 मीटर इतना होता, और हमने इतना तय कर दिया होता तो 1 मीटर इतना होता। तो आपने तय किया है कि 1 मीटर कितना होगा, इसमें किसी भी बाह्य शक्ति का कोई लेन देन नहीं है। हम इंसानों ने तय किया है कि 1 मीटर इतना होगा, 1 किलोग्राम इतना होगा। गौर करिए, आपको जो फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है मापन, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है, आपको समझाया जाता है कि देखिए ये कोई भी चीज, ये सब काल्पनिक है, ये सब कुछ काल्पनिक है, सब कुछ जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं ये सब काल्पनिक है। यानी जो किलोग्राम जिसको आप कह रहे हैं, अगर अगर मैं आज कह रहा हूं कि मेरा 80 किलोग्राम वजन है, तो रिपीट कर दूं, 80 किलोग्राम मेरे अनुसार डिफाइन किए गए वजन के अनुसार मेरा 80 किलोग्राम है, क्योंकि हम में से ही किसी व्यक्ति ने या व्यक्तियों के एक समूह ने तय किया था कि 1 किलोग्राम इसको मानेंगे, 1 किलोग्राम इसको मानेंगे, इसलिए मैं 80 किलोग्राम को। अगर उन लोगों ने थोड़ा सा भारी वजन को अगर 1 किलोग्राम माना होता तो आज मैं 40 का हो जाता, आज मैं पतला हो जाता, आज मैं 40 किलोग्राम का होता। अगर उन लोगों ने, जिन्होंने शुरुआत में डिफाइन किया था कि 1 किलोग्राम इतना होगा, अगर उन लोगों ने थोड़ा सा बड़ा पत्थर ले लिया होता और तय किया होता कि ये 1 किलोग्राम होगा, तो मेरा वजन आज 40 में आ जाता, मैं 40 का हो जाता। तो इसका मतलब मेरी कोई गलती नहीं, मैं मोटा हूं ना मैं पतला हूं, गलती है उन लोगों की जिन लोगों ने मापन गलत किया। उन लोगों ने छोटा पत्थर लिया, थोड़ा बड़ा पत्थर लेते तो मैं थोड़ा पतला हो जाता, है ना। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो आती है, उन्होंने वो इस चीजों को समझिए, ये चीज सब, ये जो सब कुछ आप देख पा रहे हैं, ये हमारे द्वारा डिफाइन किया गया वर्ल्ड है, ये हमने डिफाइन किया है। एक्चुअल में ऐसा है, गॉड नोज, हु नोज। अगर भगवान नहीं है तो हु नोज, और अगर भगवान है तो गॉड नोज। तो भगवान जानता होगा, या फिर भगवान नहीं है तो कोई नहीं जानता होगा। ये दुनिया हमारे द्वारा परिभाषित की गई दुनिया है, ये दुनिया हमारे द्वारा डिफाइंड वर्ल्ड है, नॉट ए एक्चुअल वर्ल्ड। डिफाइंड वर्ल्ड एंड एक्चुअल वर्ल्ड में डिफरेंस है, समझ में आया। प्रकृति ने सेट करके नहीं दिया, वर्मा जी नहीं आए थे कि ये 1 किलोग्राम है बेटा, इसे 1 किलोग्राम मानना है, बेटा इसे 1 मीटर मानना है,
बेटा इसे एक सेकंड मानना है, हमने डिफाइन किया। अगर हमने वो डेफिनेशन चेंज कर दी, आज चेंज कर दें, आज हम चेंज कर दे, आज वैज्ञानिकों का ग्रुप बैठे और वो कहे कि नहीं 1 किलोग्राम ये सही नहीं है, ये 1 किलोग्राम सही है, तो कल आप सबका पड़े पड़े वजन कम हो जाएगा, पड़े पड़े आप सबका वजन कम हो जाएगा। अगर उन्होंने थोड़ा बड़ा पत्थर ले लिया और 1 किलोग्राम नया डिफाइन कर दिया, तो हमारा वजन हो सकता है हल्का ले ले तो हम 80, कुछ किए बिना ही 80 से 100 किलो हो जाएं, और कुछ किए बिना ही 80 से 40 हो जाएं। डिपेंड करता है, वो कल परिभाषा डिफाइन कर दे, चेंज कर दे। तो समझ रहे हैं बातों को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है कि ये जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये हमारे द्वारा परिभाषित किए गई चीजें हैं, ना कि एक्चुअल चीजें। एक्चुअल चीजें हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये बनती है कि जब हमारे द्वारा डिफाइन वर्ल्ड है तो इतना परफेक्टली काम कैसे कर रहा है? बस ये बड़ी सुंदरता वाली बात है। अगर ये सवाल पूछते हो तो बहुत सुंदर सवाल पूछ रहे हो कि फिर हमने ये सब कुछ परिभाषित किया है, तो फिर प्रकृति इसको मान क्यों रही है? देखो, प्रकृति नहीं मान रही, फिर से गलती कर रहे हो, प्रकृति नहीं मान रही है। यहाँ पे आपने कि अगर मान लीजिए 1 मीटर को आपने इतना 1 मीटर कह दिया होता, या इतना कह दिया होता, या इतना कह दिया होता, तो जस्ट ये नंबर ही चेंज होते। इस पेन की लंबाई में कोई फर्क पड़ता? अगर आपका 1 मीटर क्या है, आपका 1 मीटर क्या है, इस बात से इस पेन को फर्क पड़ेगा? इस पेन की लंबाई को क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि आपने 1 मीटर कितना तय किया है, या 1 सेंटीमीटर कितना तय किया है? नहीं, प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रकृति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने इस पेन को अपने बनाए गए कौन से 1 सेंटीमीटर से तय किए। आपका 1 सेंटीमीटर इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, कितना भी हो, ये पेन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। भाड़ में जाओ तुम लोग है ना? प्रकृति कहती है भाड़ में जाओ तुम लोग, हमें क्या लेना देना, तुमको जो मनाना है, बच्चे जैसे खेलते हैं खेलो, तुम्हारी मर्जी है। भाई पेन तो इतना ही रहेगा, पेन की बेइज्जती या मान सम्मान नहीं आता इसका। तो इस वजह से आपके द्वारा तय किए गए 1 सेंटीमीटर के साइज से ये पेन हो सकता है आपने 1 सेंटीमीटर छोटा तय किया हो तो आप कहो अपने पहले वाले 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ये 10 हो सकता है, नए 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ये 7 हो सकता है, और नए से हो सकता है 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन क्या इसके रत्ती भर भी फर्क पड़ा इसको? नहीं, यही बात है। तो इसलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे द्वारा कुछ भी बनाओ, प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति चलाने थप्पड़ नहीं मारती, अगर बढ़ती आए और थप्पड़ मारे, बट नालायक, कभी तो ये बनाता है, कभी वो बनाता है, तेरी मर्जी चलेगी क्या? यही सबसे अच्छी बात है, यही सबसे सुंदर बात है कि प्रकृति रिट्रीट नहीं करती, वापस से रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसलिए हम खुश है कि यार कमाल है, प्रकृति रिस्पॉन्स नहीं करती तो चला लो, जो थ्योरी चलानी है वो चला लो, बस प्रकृति से दिक्कत नहीं आ जाए, और नहीं भी आती। यही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रकृति रिस्पॉन्ड नहीं करती। लोग कहते हैं ना कि ज्यादातर लोग भगवान को मानते हैं, भगवान को मानना बड़ा सिंपल सेट है। इंसानों के इंसानों से रिलेशन रखना, उससे बजाय भगवान से रिलेशन रखना थोड़ा सा इसलिए भी आसान होता है। देखिए, मैं कोई ज्यादा आस्तिक नास्तिक दोनों में नहीं आता हूँ, मैं बड़ा बिचौलिया आदमी हूँ, बड़ा लॉजिकल टाइप का आदमी हूँ, तो मैं थोड़ा सा कम ही इन चीजों में पढ़ता हूँ। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे है कि आप भगवान से ज्यादा करीबी इसलिए रहते हैं कि भगवान प्रत्युत्तर नहीं करते, वो रिप्लाई नहीं करते। आप मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, आपने सोमवार को पूजा की, आप मंगलवार को भूल गए, बुधवार को भूल गए, बृहस्पतिवार को भूल गए, शुक्रवार को भूल गए, शनिवार को भूल गए, संडे को भी भूल गए, मंडे को दोबारा पूजा करने लगे। क्या भगवान आपको कहते हैं अरे मूर्ख कहाँ चला गया था, 7 दिन भूल गया मुझे, 7 दिन भूल गया मुझे, कहाँ था तू? भगवान ने, अब सोचो यही चीज अगर इंसानों के साथ करें तो, है ना? आपकी पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, जो भी आपका एक रिलेशन उनके साथ करते तो थोड़े सीरियस रिलेशन होते हैं। अगर उनमें अगर ऐसा हो तो, अगर कोई उनमें ऐसा हो, आपकी मंगेतर हो, अगर आप उसे एक दिन कॉल करें मंडे को और 6 दिन कॉल ना करें और फिर मंडे को कॉल करें, अब चल जाएगा ये रिलेशन? क्या ये रिलेशन चल पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब है भगवान वाले रिलेशन में सबसे अच्छी बात है, ना वो गुस्सा करते हैं, ना वो खुश होते हैं, ना वो कोई प्रतिक्रिया करते हैं। तो भगवान के साथ रिलेशन बनाना थोड़ा सा आसान है। क्यों? क्योंकि सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, जो आपको करना है वो आप करिए। आप लड्डू का भोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि लड्डू आपको पसंद है। आप समोसे का भोग लगा सकते हैं अगर आपको समोसे पसंद है तो। भगवान कभी मना नहीं करेंगे, भगवान ये नहीं कहेंगे मुझे लड्डू का भोग लगा, भगवान कभी नहीं कहेंगे समोसे का लगा। आपको जो पसंद है वो भोग लगाओ ताकि बाद में आपको खाने को मिल जाए। तो बड़ा एक सुंदर सी चीज ये देखने को मिलती है कि बड़ा बेहतर सिस्टम है ये, है ना? ये बहुत बेहतर सिस्टम है। तो ये चीज है जो आप रियलिटी को थोड़ा सा समझ भी लीजिएगा। कई बार आपका
कि किए गए कार्य को एफ डॉट डी आर क्यों बनाया, भाई एफ डॉट डी आर बनाया, उनको मन में आ गया कि एफ डॉट डी आर बेस्ट, और मैंने समझाया भी है कि एफ डॉट डी आर ऐसा नहीं है कि हम हर कुछ ही परिभाषित कर देते हैं, पहले ये भी ठीक कर लेते हैं, पहले ये भी ठीक कर लेते हैं, ये भी हमने मन मर्जी को नहीं रखा है। अगर आप लोगों ने मापन वाला चैप्टर पढ़ा हो पहला, तो उस चैप्टर में भी एक बहुत सुंदर बात कही है कि हमने ये भी नहीं किया कि 1 किलोग्राम को मैं कोई पत्थर उठा लाया जंगल में से और लाके कहा आज से यही 1 किलोग्राम होगा, है ना, ये होंगे हमारे मानवेंद्र, है ना, वो बाहुबली वाला, है ना, बाहुबली की तरह नहीं है। तो ऐसे नहीं कि आज से यही राजा होंगे, यूं नहीं किया गया। हमने बड़े हर चीज को, अगर हमें इतनी छूट मिली है तो हमने छूटों का दुरुपयोग नहीं किया। एक सबसे सुंदर बात आपको गणित में ये भी देखने को मिलेगी और साइंस में देखने को भी मिलेगी कि हमने जिस छूट, जिस स्वतंत्रता का हमें मिला है, उसको हमने गलत इस्तेमाल नहीं किया। अगर हमने 1 किलोग्राम को बताया भी है तो हमने 1 किलोग्राम ये बताया है कि 1 किलोग्राम प्रिसाइजली कौन सा है। आपने देखा होगा 1 किलोग्राम की परिभाषा बताते हैं, ये जो कण है इतने इकट्ठे हो जाएं तो 1 किलोग्राम कहते हैं। 1 सेकंड में सीजियम का कण इतनी बार कंपन करता है, उसको 1 सेकंड कहते हैं। देखा होगा आपने। ऐसा नहीं है कि इतनी छूट हमें जो मिली हुई है उस छूट का हमने दुरुपयोग किया है, नहीं। साइंस ने पहले से तय कर लिया था, साइंस कम्युनिटी ने पहले से तय कर लिया था कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम ये जो सत्ता मिली है, हमारे द्वारा तय करने की जो सत्ता हमें मिली है, उसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। जो भी चीज करेंगे वो पूर्णतः लॉजिकली करेंगे, ताकि आगे जाके हमारे बच्चे सवाल ना उठा सकें कि भाई आपने मन मर्जी से कुछ भी बना लिया। कुछ भी नहीं बनाया। अगर हमने 1 किलोग्राम डिफाइन तो करना ही था कि 1 किलोग्राम किसे कहते हैं। ये डिफाइन करने के लिए हमने ऐसा नहीं कि 1 किलोग्राम कोई भी पत्थर उठा लाए और मान लिया, नहीं। हमने 1 किलोग्राम को बहुत प्रिसाइजली तय किया कि ये 1 किलोग्राम होगा, ये 1 मीटर होगा। आप देखिए, पढ़िए, मापन में आपने यही तो पढ़ा है। मापन का जो पहला चैप्टर है उसमें आपको यही पढ़ाया गया कि 1 मीटर क्या होता है। वो 1 मीटर है, ताकि आप यूं ना कह दो कि कोई भी उठा के 1 मीटर ले आए, कोई भी उठा के 1 किलोग्राम ले आए, नहीं। हमने 1 किलोग्राम को भी परिभाषित भी किया, तो बहुत शुद्ध तरीके से परिभाषित किया, ताकि आने वाले हजारों सालों बाद ये ना हो कि 1 मीटर छोटा हो गया, या 1 किलोग्राम थोड़ा हल्का हो गया, या 1 सेकंड थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसा ना हो सके। इसलिए हमने उसको एकदम प्रिसाइजली परिभाषित करने की कोशिश की है, ताकि अनंत काल तक 1 मीटर 1 मीटर ही बना रहे, उसमें कमी ज्यादा ना आए, सेकंड में कमी ज्यादा ना आए। तो ये हमारा तरीका है साइंस में काम करने का। तो पहली बात ये होगी, तो उम्मीद करता हूं कि एक बेसिक बात आप समझ गए होंगे कि ये हमारे द्वारा डिफाइंड वर्ल्ड है, लेकिन हमारे द्वारा डिफाइंड है, ये हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का हमने दुरुपयोग नहीं किया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो क्लियर हो गया बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई ना। हाँ, वो जो भी है, बड़ी बात, वो बेल्जियम का बेलन हो चाहे भारत का बेलन हो और चाहे किसी और का बेलन हो, बड़ी बात थी ये कि कल आने वाले समय में हमारा 1 मीटर चेंज ना हो जाए, हमारा 1 सेकंड चेंज ना हो जाए, हमारा 1 मीटर चेंज नहीं हो जाए, वो वही रहे जो शुरुआत में था। ये इंपॉर्टेंट है। तो किया गया कार्य के बारे में अगर कोई कहे कि किया गया कार्य क्या होता है, तो हमने डिफाइंड किया है कि कार्य एफ डॉट डी आर होगा। कल कोई और आदमी आएगा और कोई शायद हो सकता है इससे बेहतर तरीके से वो कार्य को परिभाषित कर दे। हमने ओपन है, ये हमारे द्वारा अभी तक परिभाषित किया गया कार्य है ना। जैसे आज तक हम परिभाषाओं में भी और बेहतर होने की कोशिश करते हैं, हम परिभाषाओं में भी और बेहतर होने की कोशिश करते हैं, और अच्छी परिभाषा की उम्मीद हमेशा खुली रहती है। किया गया कार्य अभी तक ये चल रहा है, शायद हो सकता है आने वाले समय में कोई और व्यक्ति आए और वो हमें और बेहतर परिभाषा देके चला जाए किए गए कार्य की। वेलकम, स्वागत है, क्योंकि साइंस का काम तो है डेवलपमेंट, विकास, आगे बढ़ना और बेहतर करना, और बेहतर करने के लिए टूल्स बेहतर होने चाहिए। तो गणित हमेशा खुली है, विज्ञान हमेशा खुला है, उसके द्वार हमेशा खुला है। आइए, स्वागत है और बेहतर करिए। तो एफ डॉट डी आर अभी तक ये चल रहा है। आप में से कोई आदमी आए और कहे कि देखो मैंने कार्य को ऐसे परिभाषित किया गया और ये पिछले वाले से फार बेटर है, स्वागत है आपका। कोई गणित में किसी के साथ हम अटैच नहीं है, हम उसके साथ अटैच है जो बेहतर है ना। जैसे मोबाइलों में होता है, आप कौन सा मोबाइल लाएंगे जो बेहतर है, आने वाले समय में उससे भी ज्यादा बेहतर है, आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर है। तो हमेशा हम बेहतर के साथ हैं। तो जो बेहतर है, हम कोई पकड़े हुए नहीं बैठे कि ये है। हम कोई साइंस में कोई कंपनियां खोल के नहीं बैठे कि नहीं मेरा ही मोबाइल खरीदो। भाई जिसका बढ़िया है, जिसका बेहतर है, वो आ जाओ। तो फिलहाल कार्य की परिभाषा ये है कि एफ डॉट डी आर
समाकलन सी। ठीक है, तो ये होगी। अब आ जाओ, इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कल भी कुछ सवाल किए थे, आज भी कुछ करते हैं। इस पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 67। हाँ, ये चीज, ये सब अच्छी बात ये है कि ये देखो, इस चीज को समझो। इसका मतलब ये है कि दुनिया इसी से चलती है, दुनिया इसी से चलती है। अगर आप बेहतर नहीं हुए तो आपका रिप्लेसमेंट आ जाएगा, अगर आप बेहतर नहीं हुए तो आपका रिप्लेसमेंट आ जाएगा। आप सिर्फ डरा के, धमका के या कुछ और तरीकों से दुनिया को बदलने से नहीं रोक सकते। दुनिया अच्छे की तरफ बढ़ेगी, दुनिया बेहतर की तरफ जाएगी, वो बेहतर ऑप्शन को चुनेगी। तो अगर आप बेहतर नहीं हुए तो आप गेम से आउट, आप गेम से आउट। ये सबके साथ लागू है, ये सबके साथ लागू है। भाषाओं को एग्जाम्पल ले लीजिए। भाषाएं तो दुनिया में बहुत सारी, 10,000 से ज्यादा भाषाएं बताते थे, लेकिन आज भाषाएं लुप्त क्यों हुई? क्योंकि उनसे बेहतर भाषाएं थी। बेहतर भाषाएं का मतलब यहाँ पे, बेहतर को भी नापने का अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मापदंड होते हैं। तो इंग्लिश ने ज्यादा राज किया, उसकी किताबें थी, उसका मटेरियल था, इंग्लिश लोगों ने ज्यादा तरक्की की, वो इंग्लिश बोलते थे। तो फिर उसके साथ साथ में इंग्लिश सर्वाइव कर गई, और जो बाकी लैंग्वेज थी वो इतना उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, तो वो लुप्त होती चली गई। तो धीरे धीरे भाषाओं को देख लीजिए, किसी का एग्जाम्पल उठा के देखिए। डायनासोर क्यों लुप्त हो गए? क्योंकि तार संगीत नहीं रहे, रेलिवेंट नहीं रहे, डायनासोर लुप्त हो गए। कोई और प्रजाति लुप्त क्यों हो रही है? क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है। तो जो भी प्रजाति यहाँ रिलेवेंट नहीं होगी, सेंस नहीं रखेगी, वो गायब हो जाएगी, वो लुप्त हो जाएगी। आर बराबर कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप, टी बराबर 0, टी बराबर 2 पाई, और एफ डॉट सी आर निकालना है, जहां पर एफ ये है। ठीक है, आ जाओ। तो एफ डॉट डी आर लेते हैं। पहले आर तो हमें दिया हुआ है, इसको डी आर बना लेते हैं। डी आर का मतलब है इसका अवकलन, डी आर कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी आई कैप डी टी के कैप। ये डी आर आ गया, एफ आपके पास है ये। जेड आई कॉस टी डी टी जे कैप और डी टी के। ये हो गया माइनस जेड साइन टी डी टी प्लस एक्स कॉस टी डी टी वाई डी टी। ये डॉट गुणा होगी। ठीक है, अब आर दिया हुआ है, आर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स आई, क्योंकि आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की है। ठीक है, जिससे हमारे पास एक्स का मान आ गया कॉस टी, वाई का मान आ गया साइन टी, और जेड का मान आ गया टी। ये मान और रख दो, ताकि पूरा सवाल टी में बदल जाए। जेड की जगह आ जाएगा टी।
x की जगह cos t, y की जगह z का मान t, z की जगह t sin t dt, x की जगह cos t और y की जगह sin t, है ना। ठीक है, आ जाओ, अब बस समाकलन करना है और डन। और समाकलन भी कहां से कहां तक करना है, 0 से लेकर 2 पाई तक। t sin t, अलग अलग कर देते हैं तीनों को, t sin t dt, इस पे तो खंड से लगाना होगा, प्लस अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन, माइनस बाहर, इसे u मानेंगे, इसे v लेंगे, u बाहर, v का समाकलन sin t का cos t माइनस cos t, माइनस t का अवकलन 1 sin t का माइनस cos t का sin t, माइनस माइनस प्लस, 0 से 2 पाई तक। cos स्क्वायर का समाकलन करने के लिए cos स्क्वायर को लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos 2t बाई 2, 1/2 बाहर, 1 का t cos t का sin 2t बाई 2, 0 से 2 पाई, फिर sin t का cos t, मान रखने पर 2 पाई रखने पे तो आ जाएगा 2 पाई माइनस cos 2 पाई का मान 0 है, cos 2 पाई का मान 1 माइनस 2 पाई और ये 0, माइनस 0 रखने पर 0 0, 1/2 2 पाई प्लस 0 0 प्लस 0 माइनस cos 2 पाई का मान 1 माइनस 1, ये ब्रैकेट खुलेगा, ये आ जाएगा 2 पाई प्लस का, वो आ जाएगा प्लस का पाई, टोटल आ गया 3 पाई, 3 पाई, ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझना। अगर ध्यान से देखो तो ये एफ डॉट डी आर है, दिख रहा है एफ डॉट डी आर। अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं तो ये एफ डॉट डी आर दिख जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वाई जेड आई कैप, वाई जेड आई कैप, एक्स वाई प्लस 1 जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। हो गया। और डॉट गुणा करूंगा तो वापस यही आएगा जो यहाँ दिखाई दे रहा है, यही आएगा जो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये एफ डॉट डी आर है। ये सवाल आपका, इसका नाम अगर एफ रख लें, इसको अगर एफ नाम दे दें, ये तो डी आर है ही, तो ये एफ डॉट डी आर हो गया, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। अब हमें इसका मान निकालना है और इसका मान
निकालने के लिए ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला कोई भी पथ ले लो, इन 2 पॉइंट्स को मिलाना है बस। कोई भी पथ से जाओ, इससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन से पथ से जा रहे हो, ये फ्री छोड़ रहे हैं, जिस चाहे उस पथ से जाओ, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको जाना है। तो हमारे लिए सबसे सरल पथ होता है सरल रेखा, है ना। इसने तो कोई मना किया नहीं, इसने कहा कोई भी पथ ले लो बस, है ना। वायु मार्ग से जाओ, जल मार्ग से जाओ, सड़क मार्ग से जाओ, या किसी और मार्ग से जाओ, या कोई ये वाली कोई भी पथ चूज करो, आपकी मर्जी है। इसने पथ पे बाध्यता नहीं डाली, देखो यहाँ पे लिखा है तक कोई भी, आपकी मर्जी है, कोई भी पथ ले लो, हमें दिक्कत नहीं है, कोई भी पथ ले लो, बस इससे यहां तक जाओ। और तो हमारे लिए सबसे आसान होगा सरल रेखा, वैसे ये पथ यूज करते हैं जब हमें इतनी छूट ही दे रहा है। मेरी तरफ से क्लास अटक रही। अब देखो, अब ठीक हो गया होगा। अब सही, ठीक है, आ जाओ। अब सरल रेखा का समीकरण निकालते हैं। अगर हमें दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण निकालना हो, तो एक बिंदु को x1 y1 z1 मान लो, एक को x2 y2 z2 मान लो। सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1। तो सरल रेखा का समीकरण हो गया x माइनस 1 y माइनस 0 z माइनस 0 बटा x2 माइनस x1 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1 4 माइनस 0 4। ये आपका पथ आ गया। पथ दिया हुआ नहीं था इस बार हमने पथ बनाया है, और सरल रेखा से बनाया है, क्योंकि इसने कहा था कोई भी पथ ले लो, कोई भी पथ ले लो, तो हमने हमारी मर्जी का पथ ले लिया, ये पथ हो गया। ठीक है, अब आते हैं सवाल के ऊपर। अब हम इसे क्या करेंगे, ये पथ ले लिया, इसके बराबर में ले लो t, और x y z सबको t के रूप में बदल देंगे, सबको t के रूप में। तो x बराबर आपके पास आ गया t प्लस 1, ये उधर चला गया, x बराबर हो गया t प्लस 1, y बराबर हो गया t, z बराबर 4t। अब आपका ना x रहा, ना y रहा, ना z रहा, सब एक रूप में बदल गए t के रूप में। इन्हें अब हमने t के रूप में चेंज कर लिया। अब x y z का मान तो ये रख ही देंगे, तथा dx बराबर हो जाएगा dt, अवकलन कर लो ताकि dx का मान भी आ जाए, dx बराबर dt, dy बराबर dt, z का मान निकाल लो, z का अवकलन dz बराबर 4dt। ये इन तीनों के मान भी आ गए। अब सारे मान हमारे पास है, अब क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। मान रख दो, y का मान, y की जगह t, z की जगह 4t, dx की जगह dt प्लस एक्स वाई, एक्स की जगह t प्लस 1, y की जगह t प्लस 1, dy की जगह dt प्लस एक्स वाई
x की जगह t+1, y की जगह t और dz की जगह 4 dt। सबको एक साथ खोल के पहले जोड़ घटा लेते हैं, फिर समाकलन कर लेंगे। dt कॉमन ले लिया, dt सबसे बाहर ले लिया एक साथ, नो t स्क्वायर हो गया प्लस 5t। अब हमें चाहिए t की लिमिट। देखो t की लिमिट कैसे आएगी, यहाँ पे आओ और देखो कि t के किस मान के लिए आपको पहला पॉइंट प्राप्त होगा, क्योंकि हमें जो समाकलन करना है वो इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q तक करना है, और हमें देखना है कि t का कौन सा मान इस पॉइंट के लिए, यानी x का मान 1, y का मान 0 और z का मान 0 कब आएगा, जब t का मान 0 लेंगे। तो इस पॉइंट के लिए t की वैल्यू कितनी हुई, 0, क्योंकि अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू तो हटा चुके, सब कुछ टी में आ चुका, तो हमें जो वैल्यू भी चाहिए होगी वो भी टी की चाहिए होगी। तो इस पॉइंट के लिए टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि टी की वैल्यू 0 रखने पर एक्स 1 आ जाएगा, वाई 0 आ जाएगा, जेड 0 आ जाएगा, मतलब पहला पॉइंट आ गया। ऐसे ही देखो अगला पॉइंट, ये कैसे आएगा, कौन से टी के मान के लिए क्यू आ जाएगा, तो टी का मान 1 रखने पर आ जाएगा, तो इसके लिए टी बराबर 1 हो गया। ठीक है, इसी का नाम है प्राचालीकरण। प्राचालीकरण में आप क्या करते हैं, आप एक्स वाई जेड सबको हटाकर एक टी ले आते हैं। अब टी क्यों ले आते हैं, क्योंकि फायदा होता है, समाकलन करना आसान होता है। एक आप एक्स के साथ कर रहे हैं, वाई के साथ कर रहे हैं, जेड के साथ कर रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक होता है आप एक्स वाई जेड सबको एक चौथे वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं और सब कुछ उसी के रूप में कर रहे होते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। अब देखो कितना आसान हो गया, और ये इसकी लिमिट भी टी में चेंज हो गई, सब कुछ टी में हो गया, बस समाकलन करो और लिमिट लगाओ, आंसर तैयार। नो t³/3, 0 से लेकर एक लिमिट, 5 बाहर, t²/2, 0 से लेकर 1 तक, थोड़ी देखियो कोई गलती है कि इसमें, गलती तो है, कोई छोटी माइनस प्लस की गलती, कोई गुणा भाग में गलती, y का मान 4, 4 4 8 9, थोड़ा सा t कम पड़ गया। क्योंकि ये आ रहा है पूर्णांक, और मेरा शायद पूर्णांक आवे को नहीं, मेरा बट्टा मासी। x बराबर t+1, y बराबर t, z बराबर 4t, 4dt चेक करते हैं, x y की जगह t, z की जगह 4t, t 4t dt, t+1 t+1 dy की जगह dt, t+1 t, x की जगह t+1, y की जगह t, z की जगह 4 dt, dt कॉमन, 4t² t² प्लस t प्लस 1, 4t² प्लस 4t, यार परफेक्ट है मेरे तो, 4 4 8 और एक 9t², और t और 4t, 5t और +1, ये एकदम ठीक है।
और इस हिसाब से फिर मेरा आ गया 3 प्लस 5/2 और प्लस 1, 8, 8, 5, 13/2 80। तो कुछ कम ज्यादा हो गया, दिखेगा ना कोई गलती? कोई गलती दिखेगी कि मायने? जेड की जगह 40 आएगा, कौन सा जेड की जगह? जेड की जगह 40 तो रखी हूँ भाई। जेड कटे कटे है, एक और यू और एक और यू, दो ही तो जेड है, और दोनों जेड की जगह मैं 40 लिखी हूँ। हाँ देखो, ओरियो 40 और ओरियो 4DT। हाँ, आ गड़बड़ तो कौन करी मैं? है ना, आ गलती तो कौन करी मैं? कोई आंसर ऑप्शन ही गलत है का? 13/2 ही आ रहा है ना? हाँ सही है। धिंगाना ऑप्शन हम देख कर थोड़ी गलत कर। फाइनली नन ऑफ दिस। ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसमें एफ का मान गायब है। एफ जो है वो बराबर है -y/x² प्लस y² आई कैप x/x² प्लस y² जे कैप। बस इतना ही है, और के वाला 0 है। परिसंचारण निकालो मतलब रेखा समाकलन निकालो ना। x² प्लस y² बराबर 1। ये जेड समतल में स्थित एक वृत्त है। जेड समतल पे वृत्त है। x² प्लस y² बराबर 1 के चारों ओर वामावर्त दिशा में f का परिसंचारण निकालो। f ये दिया हुआ है, ये दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। जो विस्थापन सदिश है, जो r हम लेते हैं, यहाँ पे r को समझदारी से लेना होगा। हमें दिया हुआ है कि एक वृत्त, और वृत्त वो है जिसका केंद्र मूल बिंदु पे है और त्रिज्या 1 है। केंद्र मूल बिंदु पे है और त्रिज्या 1 है, तो हमें इसका r सदिश लेना होगा। r सदिश कैसे निकलेगा? ये वो पथ है जिसपे कण चल रहा है। एक वृत्त है जिसके ऊपर कण चल रहा है। ठीक है, कण इस वृत्त के ऊपर, और यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, वामावर्त दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसके ऊपर चल रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसका एक विस्थापन सदिश बनाते हैं। यहाँ पे किसी भी बिंदु को अगर मैं लूं तो उसका निर्देशांक होगा x, y। ठीक है, तो उसका जो r सदिश है, हर कोई भी वक्र आप ले लीजिए, हर वक्र का कोई भी एक निर्देशांक लेंगे तो वो x और y होगा, और अगर त्रिविमी है तो x, y और z होगा। है ना, यही होता है। तो r वेक्टर बराबर हो गया
लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये आती है फिर कि हर बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड होते हैं, लेकिन उसके बाद शुरू होती है अगली कहानी, वक्र का महत्व। फिर वक्र बताता है कि इन एक्स वाई में क्या रिलेशन है, वो फिर वक्र बताता है, वो फिर वक्र बताता है। हर बिंदु के निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड। अगर वो त्रिवी में है तो, अगर द्विवी में तो एक्स और वाई होंगे, द्विवी में तो एक्स और वाई होंगे हर बिंदु के, चाहे गोले का बिंदु हो, चाहे सॉरी चाहे परवलय का बिंदु हो, चाहे वृत्त का बिंदु हो, चाहे रेखा का बिंदु हो, और चाहे किसी और वक्र का बिंदु हो। अगर द्विवी में है तो उसके हर बिंदु के निर्देशांक एक्स कोमा वाई होंगे। लेकिन ये जो एक्स कोमा वाई है, इन एक्स और वाई में आपस में क्या रिलेशन है, ये आपको वक्र बताता है। परवलय बताता है कि वाई स्क्वायर बराबर है 4x। परवलय कहता है कि एक्स और वाई में ये रिलेशन है। वृत्त बताता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। रेखा बताती है कि एक्स प्लस वाई बराबर 1। जो भी समीकरण है, फिर समीकरण आपको आगे बताता है कि इन एक्स वाई में क्या रिलेशन है। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो मैंने क्या कहा अभी? क्या है? हर बिंदु के निर्देशांक एक्स कोमा वाई होते, चाहे वक्र कोई भी हो, कोई भी वक्र हो। आप किसी वक्र को उठाइए, समझे, किसी भी वक्र को उठाइए, कोई भी वक्र हो, उसके किसी भी बिंदु पे जाइए, उसके निर्देशांक एक्स कोमा वाई होंगे। लेकिन ये जो एक्स कोमा वाई है, ये सारे एक्स कोमा वाई सेम नहीं है। जैसे मेरे मम्मी पापा, किसी और के मम्मी पापा और किसी और के मम्मी पापा अलग अलग होंगे। है तो वो मम्मी पापा ही, है तो वो मम्मी पापा ही, लेकिन मम्मी पापा भी अलग अलग है। तो उनके बीच का रिलेशन है, वो डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस है। एक्स कोमा वाई, परवलय का कोई बिंदु है एक्स कोमा वाई, वृत्त का बिंदु है एक्स कोमा वाई, है ना। अभी जैसे आप पूछे कि परवलय के पापा मम्मी है, परवलय की भी एक पापा है एक मम्मी है, वृत्त के भी एक पापा है एक मम्मी है, उसके भी एक पापा है मम्मी है। तो एक्स कोमा वाई होते हैं, सबके पापा मम्मी होते हैं, तो एक्स कोमा वाई होते हैं। लेकिन आगे जाता है, फिर वो समीकरण बताता है कि इन एक्स वाई में क्या रिलेशन है। जैसे परवलय बताता है कि वाई स्क्वायर बराबर 4x होता है, मतलब जो भी आप x का मान रखेंगे उसका 4 गुना होकर अंडर रूट लेने पर आपको y का मान मिलेगा। x और y में ये रिलेशन है। वृत्त ये बताता है कि एक्स वाई में ये रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि ये एक्स वाई सिर्फ नाम के एक्स वाई है, इनमें अपना अपना एक अलग अलग रिलेशन है, वो वक्र के हिसाब से। ठीक है ना। तो इसलिए मत सोचेंगे हर किसी को एक्स वाई मान लेते हो। अरे भाई, हर किसी को एक्स वाई मान लेते हो तो हर किसी के पापा मम्मी कहते ही हैं, लेकिन बाद में फिर कि वो पापा मम्मी के ऊपर जब अध्ययन होता है कि कौन पापा मम्मी, क्या नाम, कैसा रिलेशन, वो बाद की बात है। पहले तो पापा मम्मी होंगे ना, शुरुआत में तो एक्स कोमा वाई होंगे, फिर एक्स कोमा वाई का आगे चलता है तो कि एक्स कोमा वाई में क्या रिलेशन है। ठीक है ना। क्या बोला कि नहीं एक्स वाई मान लो, जच्चा जिखानी एक्स वाई मान लो। एक्स वाई इसलिए मानना कि भाई हर बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई होते हैं, फिर एक्स वाई आगे जाके तय होता है कि ये एक्स और वाई कौन है। फिर वो समीकरण बताता है कि ये एक्स वाई कौन है, ये एक्स वाई ये वाले हैं, ये वाले हैं, वो वाले हैं, कोई और वाले हैं। ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाके अब यहाँ एक चीज देखते हैं कि यहाँ जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई वो है जो इस समीकरण वाले हैं। ये एक्स वाई इस समीकरण से बंधे हुए हैं, मतलब इस रिलेशन से बंधे हुए हैं, इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, इस रिलेशन को ये फॉलो करेंगे। इस वजह से यहां पर हमें एक चीज और निकल के आती है कि मैं एक्स को कॉस थीटा, वाई को साइन थीटा रखूं तो ये समीकरण आराम से संतुष्ट हो जाएगी। मैं प्राचालिक रूप में जाना चाहता हूं। प्राचालिक रूप में जाने का क्या फायदा है? प्राचालिक रूप में जाने का ये फायदा है कि मेरा ना कोई एक्स रहेगा ना कोई वाई रहेगा, सीधा एक एक चर आ जाएगा जिसमें सब कुछ हो जाएगा। वरना मुझे एक्स और वाई की लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। तो अगर मैं प्राचालिक रूप में चला गया तो प्राचालिक रूप में सब चीजें एक हो जाती है और एक तत्व बन जाता है, एक सिंगल तत्व बन जाता है जिसको प्राचल कहते हैं, और वही सबको नचाता है, वही सबको नचाता है। तो ये तो एक्स, और हाँ, आप प्राचल ऐसे अपनी मर्जी से नहीं जान सकते, प्राचल वो होने चाहिए जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो एक्स बराबर कॉस थीटा, वाई बराबर साइन थीटा इसे संतुष्ट करता है। डन है, हो गए, बदल गया। ठीक है। अब ये एक्स और वाई हमारे पास आ गए। अगला काम करते हैं। अब एक्स वाई हमारे पास आ गए तो dx भी निकाल लो। dx बराबर हमारे पास आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये dx और ये dy। अब dx dy भी आ गया।
अब ये भी थीटा में आ गया, कुल मिला के सब कुछ थीटा में आ रहा है, मजे ही मजे। अब आ जाओ परिसंचारण निकालते हैं। एफ डॉट डी आर, एफ है हमारा माइनस वाई, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, वाई डी एक्स डॉट गुणा कर दी, जेड इसलिए नहीं लिया है ना, डी जेड इसलिए नहीं लिया कि के का घटक है ही नहीं, वो तो जीरो चल रहा है। अब हम एक्स और वाई को बदल देते हैं, जो हमें यूज करना है उसका यूज करते हैं। वाई की जगह हमें रखना होगा साइन थीटा बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि एक हो गए, साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर का मान एक हो जाएगा, dx का मान है माइनस साइन थीटा डी थीटा प्लस एक्स ही हो गया कॉस थीटा बटा ये एक हो गया, dy का मान हो गया कॉस थीटा डी थीटा। अब है थीटा की लिमिट बनाओ, बनाते हैं भाई थीटा की लिमिट, थीटा की लिमिट बनाओ। तो पूरे सर्कल पे घूम रहे हैं, तो मान लो यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं यहां तक घूमेंगे, तो ये कोण ही तो थीटा है ना, एक्स कॉस थीटा और वाई साइन थीटा नाम दिया है, तो ये कोण ही तो थीटा है। तो जब हम पूरा घूम के आएंगे तो थीटा बराबर 0 से लेकर 2 पाई तक हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान एक हो गया, तो हमारा खाली बचा डी थीटा, और उसका समाकलन 0 से लेकर 2 पाई तक, डी थीटा का थीटा हो गया 0 से लेकर 2 पाई तक, 2 पाई। ठीक है, तो आंसर आ गया 2 पाई। तो ये था प्राचालिक रूप में बदलने का तरीका, कि भाई कोई समीकरण जैसा भी हो, देखो अलग अलग है, ये ना सोचेगा ये। अब पीछे वाले सवाल में प्राचालिक रूप में बदलने का तरीका अलग था, किसी में अलग था, कुल मिला के समीकरण के साथ हम चलते हैं। समीकरण जो है वो हमें तय करती है कि भाई किसे कैसे प्राचालिक में बदलना है। अब इस समीकरण के लिए ये ठीक था, ये वाला ये रहा, ये किया था, इसमें देखो, इसमें प्राचालिक में बदलने का अलग तरीका था, बराबर में टी लिया, और कुल मिला के यहाँ पे भी देखो तो एक्स वाई जेड को टी के रूप में लिखा, टी मत सोचो कि टी है कि थीटा है, वो प्राचल है, प्राचल का मतलब कोई तीसरा बंदा, कोई अन्य बंदा आ रहा है जो एक्स वाई जेड को अपनी फॉर्म में निरूपित कर रहा है। इससे फायदा ये हो गया कि आपके विभिन्न 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 हट गए और एक सिंगल आ गया, है ना। जैसे आजकल बहुत चल रहा है सिंगल चीज के ऊपर चल रहा है कि सबको एकीकरण कर दो, यूनिफाइड कर दो, है ना। और ये चीजें कोई आज के साइंस में भी ऐसे ही करता है, यूनिफाइड थ्योरी की बातें होती है। यूनिफाइड थ्योरी मतलब इतनी सारी थ्योरी क्यों पढ़ते हो, सारी थ्योरी को एक थ्योरी में पैक कर दो, यूनिफाइड थ्योरी बना दो। तो सबसे जो मुश्किल काम है, अरे है भाई, और फिर वो है भी कि अलग अलग थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर कोई कोई थ्योरी से मैच करेगी नहीं करेगी, कोई किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, कोई किसी के साथ मिसमैच हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि यूनिफाइड थ्योरी बना दो, एक सिंगल थ्योरी बना दो जिसमें सब कवर होता हो, और उसकी सोच सदियों से चलती आ रही है, अलग अलग है, जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का मतलब यही है कि आप एक थ्योरी बनाओ और उसमें सब कुछ आ जाए, सब कुछ, एवरीथिंग मतलब छोटे से छोटे कण क्वार्क से लेकर बड़े से बड़े प्लेनेट तक या यूनिवर्स तक, सबको एक ही थ्योरी से समझाया जा सके कि ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो ये यहाँ पे जाके हमारा डन। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं अगली चीजों के ऊपर, तीन परमे के ऊपर, तीन परमे के ऊपर चलते हैं।
एफ की निकाली नहीं है, एफ यहाँ पे मिस प्रिंट था, वो यहाँ पे मिस प्रिंट था, दिया हुआ नहीं था। एक मिनट रुक जाओ, मैं सेव कर लूँ पहले। आज बोर्ड नाराज है, कोई स्लाइड ही दिखा रहे ना, कट्ठा उड़ा दियो तो मुश्किल कर देगा। हाँ हो रही हो। ये देखो, इसमें ये जो था ना, मिस प्रिंट था, ये मिस प्रिंट था, एफ नहीं दिया था, अधूरा सवाल था ये। तो ये था, ये मिस प्रिंट रह गया था। एफ जो था, एफ देना ही पड़ेगा, बिना एफ दिए तो आप बना ही नहीं सकते। एफ भी आपको देना पड़ेगा, पथ भी आपको देना पड़ेगा, तभी रेखा समाकलन आएगा। तो एफ जो था वो मिस प्रिंट था, सवाल में मिस प्रिंटिंग थी, और तो मैंने वो एफ अलग से बाद में लिख दिया। एफ लिया नहीं है कहीं से, सवाल वाले का ही दिया हुआ है, बस वो लिखना भूल गए थे, टाइप में दिक्कत आ गई, इस वजह से रह गया ये। ठीक है, आ जाओ, अब हम तीन परमे की बात कर लेते हैं, तीन खास परमे की बात कर लेते हैं, जिसमें से गॉस, स्ट्रोक और ग्रीन, तीन परमे हैं, है ना, तीन महत्वपूर्ण परमे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्ट्रोक थ्योरम। इन तीनों ही थ्योरम का सबसे सुंदर काम क्या है, इनका सबसे महत्व है कि ये जो तीन प्रकार के इंटीग्रेशन है, तीन प्रकार के हमारे समाकलन है विशेष, जिसमें से एक है रेखा, एक है पृष्ठ और एक है आयतन। ये तीनों ही हमें बताते हैं कि ये तीनों आपस में इंटरचेंजेबल है। अगर आप एक समाकलन को दूसरे समाकलन में बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। यानी यूं मानिए कि जैसे पाइथागोरस प्रमेय, अगर पाइथागोरस प्रमेय को मैं उस तरीके से ना देखूं जिस तरीके से उसका कथन बता रहा है, और कोई दूसरे तरीके से देखूं, तो मुझे एक समझ में आता है कि ये कहना चाहता है कि लंब और आधार को आप कर्ण में बदल सकते हैं, लंब और आधार को आप कर्ण में बदल सकते हैं, यानी लंब और आधार से आप कर्ण को पता लगा सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। फिर कैसे ज्ञात करें वो एक अलग बात है, वो फॉर्मूला है, लेकिन मैंने तो यही बता रहे हैं ना कि लंब और आधार को आप कर्ण में बदल सकते हैं, या कर्ण और लंब को आधार में बदल सकते हैं, या आधार और कर्ण को लंब में बदल सकते हैं, यानी कोई भी दो भुजाओं से आप तीसरी भुजा पता कर सकते हैं। यही तो कहना चाहता है ना, यही तो कहना चाहता है कि यानी ये यूं कहना चाहता है कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती नहीं है, एक्चुअली दो ही भुजाएं होती है, इंडिपेंडेंट दो ही होती है, तीसरी भुजा तो उन्हीं से निकल जाती है। तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली ज्ञात है, जैसे त्रिभुज में होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, इस वजह से अगर दो कोण आपको पता है तो तीसरा कोण भी आपको पता है, अगर दो कोण आपको पता है तो तीसरा कोण भी आपको पता है, क्योंकि आपको पता है तीनों का जोड़ 180 होगा, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली ज्ञात है। तो त्रिभुज में कहते तीन कोण है कि बिल्कुल तीन कोण होते हैं, लेकिन जब ज्ञात करने जाते हैं तो सिर्फ दो ही ज्ञात करने पड़ते हैं, तीसरा ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन, लेकिन अगर ज्ञात करने जाना हो, निकालने जाना हो, तो सिर्फ दो ही निकालने पड़ते हैं, क्योंकि तीसरा कोण बाकी दो कोणों से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ का मतलब उससे निकल सकता है। ऐसे ही समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं से तीसरी भुजा आ जाती है, तो समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज ही, तीनों भुजाएं होती है, लेकिन तीन भुजाएं होने के बावजूद भी भुजाएं सिर्फ दो ही है, तीसरी भुजा तो उन्हीं का ही एक रूप है, उन्हीं से आ जाएगा। तो यही कुछ प्रमेय का मूल सार होता है कि वो आपकी दो अलग अलग चीजों के बीच में रिलेशन स्थापित कर देता है कि भैया ये और ये चीज आपस में एक ही है, सिर्फ देखने का डिफरेंस है। तो ये जो गॉस, स्टोक और ग्रीन है, इन तीनों ने भी ऐसा ही किया। इन तीनों ने दिखाया कि कैसे एक प्रकार के समाकलन को आप दूसरे प्रकार के समाकलन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि एक समाकलन रेखा समाकलन है, और एक समाकलन आयतनीय समाकलन है, एक समाकलन पृष्ठीय समाकलन है। तो आपस में कैसे, अब सम्मानित सीधे तौर पर तो नहीं होंगे, कुछ तो मामला बीच में आएगा ही आएगा, ये तो तय है। ऐसे नहीं कि सीधा ही ये रहा रेखा समाकलन, इसको पृष्ठ समाकलन लिख दो, सीधा तो नहीं हो सकता, कुछ तो बीच में होगा। तो वो कुछ बीच में क्या है वो परमेय पूरा उसको बताएगी कि कैसे आप कौन से रेखा समाकलन को कौन से पृष्ठीय समाकलन में बदल सकते हैं, या कौन से पृष्ठीय समाकलन को कौन से आयतनीय समाकलन में बदल सकते हैं। तो परमेय करती क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे, मान लीजिए हमारे पास तीन समाकलन है, रेखा समाकलन,
अब मान लीजिए 3 प्रकार के समाकलन करने के लिए आपके पास सारे संसाधन है। संसाधन आपको क्या चाहिए? एक तो आपको फलन चाहिए, एक सदिश फलन चाहिए, और वह सदिश फलन किसी पृष्ठ के ऊपर परिभाषित होना चाहिए। ऐसा पत्थर में आयतन भी है, पत्थर में क्षेत्रफल भी है, और पत्थर पे अगर आप एक कर्व खींचे, एक कर्व बनाए, तो आप उस पर कर्व बना सकते हैं। मतलब पेन पकड़ के अगर मार्कर लेके उसमें मार्कर चलाएं तो उसके ऊपर एक पथ भी बन सकता है। तो मान लीजिए कुछ ऐसे शेप है जिसके पास कर्व भी है, कर्व भी है, जिसके पास सरफेस भी है, मतलब पृष्ठ भी है, और जिसके पास आयतन भी है, मतलब वॉल्यूम भी है। अगर किसी के पास तीनों चीजें हैं, और उसके पास तीनों चीजें हैं, उसके पास वक्र भी है, उसके पास सरफेस भी है, पृष्ठ भी है, और उसके पास आयतन भी है, तीनों है, तो आप एक टाइप के समाकलन को दूसरे टाइप के समाकलन में चेंज कर सकते हैं, बट नियमानुसार। ऐसे नहीं कि हर कोई, नियमानुसार। रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में, और पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में बदल सकते हैं। इसी का नाम है स्टोक्स प्रमेय, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम यही करती है कि रेखा समाकलन को कैसे पृष्ठीय समाकलन में चेंज किया जा सकता है। रेखा समाकलन पृष्ठीय समाकलन में, और पृष्ठीय समाकलन रेखा समाकलन में कैसे चेंज होता है। उसके बाद में आता है पृष्ठीय समाकलन को आयतनीय समाकलन, या आयतनीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में बदलने के लिए आता है गॉस। ये जो गॉस थ्योरम है, ये यही करती है, पृष्ठीय समाकलन को आयतनीय समाकलन में बदलती है। ठीक है। अब आप सोचिए, पृष्ठीय को, रेखीय को आयतनीय में कोई नहीं बदलती, कोई नहीं बदलती। स्टोक थ्योरम का ही एक स्पेशल फॉर्म है, स्टोक थ्योरम का ही स्पेशल फॉर्म, उसी का विशिष्ट रूप, जिसको हम ग्रीन थ्योरम कहते हैं। यानी ग्रीन थ्योरम वही करती है जो स्टोक कर रहा है। ग्रीन थ्योरम कुछ नया नहीं करती, बल्कि वही कर रही है जिसको स्टोक करता है। फिर ग्रीन को क्यों पढ़ रहे हो आप? ग्रीन को क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली ग्रीन को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ग्रीन सबसे पहले आए थे, ग्रीन सबसे पहले आए थे, स्टोक उसके बाद में आए थे, ग्रीन के बाद स्टोक आए थे। तो ग्रीन ने जो बनाया था, ग्रीन ने बनाया था दो तलों के लिए, एक्स वाई तल के लिए अपनी परमे को बनाया था कि कैसे रेखा समाकलन पृष्ठीय में और पृष्ठीय रेखा में चेंज हो सकता है। फिर स्टोक आए, स्टोक ने उसको जनरलाइज कर दिया, उसको व्यापीकरण कर दिया। जो ग्रीन थ्योरम थी उसका व्यापीकरण कर दिया, एक अलग रूप बना दिया। व्यापीकरण का मतलब हो जाता है उसको और बड़ा कर दिया, है ना, और बड़ा कर दिया। जैसे हवाई जहाज को देखिए, राइट ब्रदर ने भी तो हवाई जहाज बनाया था, राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने भी तो हवाई जहाज बनाया था। लेकिन आज का जो हवाई जहाज है, क्या वो वही है? नहीं। तो हमने क्या किया, उसको और ज्यादा एफिशिएंट, और ज्यादा बेहतर, और ज्यादा बड़ा बना दिया, ताकि ज्यादा लोग उसमें जा सके, ज्यादा कन्वीनियंट, ज्यादा सस्ता, और ज्यादा बड़े स्केल पे उसको बना दिया। तो यही वो फर्क है। ग्रीन ने थ्योरम को जब बनाया था तो छोटे रूप में बनाया था, स्टोक ने उसको व्यापक तौर पे बना दिया। ठीक है। और ये है तीन थ्योरम का लेखा जोखा। अब कहोगे कि कोई रेखा से आयतनीय समाकलन या आयतनीय समाकलन को रेखा समाकलन में कन्वर्ट करने वाला फिलहाल तक नहीं है, है ना। फिलहाल तक अभी कोई ऐसा नहीं है जो रेखा को आयतनीय, आयतनीय को रेखा में बदल सके। ये स्पेस खाली है। ठीक है। बस ये है, ये लाइन इंटरवल है, ये लाइन इंटरवल है, ये सरफेस इंटरवल है, ये वॉल्यूम इंटरवल है। स्टोक थ्योरम बताती है कि कैसे आप लाइन इंटरवल को सरफेस इंटरवल में, और सरफेस इंटरवल को लाइन इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गॉस पर थ्योरम है, वो बताती है कि सरफेस को आप वॉल्यूम इंटरवल में, वॉल्यूम को सरफेस इंटरवल में कैसे बदल सकते हैं। और ये जो ग्रीन थ्योरम है, वो कुछ नहीं बल्कि स्टोक थ्योरम का स्पेशल फॉर्म है। और स्पेशल फॉर्म को क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई चीज अगर पहले आ गई है, उससे पहले आ गई है, तो फिर वो तो मतलब ओरिजिन तो वही हुआ ना, सोर्स तो वही हुआ। तो ग्रीन थ्योरम का ये है। और ग्रीन थ्योरम का एक नया एक रूप और भी है जो थोड़ा सा अलग है। और कई बार क्या होता है कि आप व्यापक आने के बाद में आप उस प्रारंभिक तरीके को नहीं छोड़ते हैं। अगर आप याद करो, द्विघात समीकरण का एग्जांपल लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। द्विघात समीकरण में आपके पास श्रीधराचार्य है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपके पास श्रीधराचार्य का सूत्र है। लेकिन क्या आप श्रीधराचार्य लगाते हैं? क्या आप श्रीधराचार्य लगाते हैं?
मोस्ट प्रोबेबली जहां तक आपका सॉल्व हो सकता है, टुकड़े करके हो सकता है, आप टुकड़े करके ही सॉल्व करते हो, श्रीधराचार्य नहीं लगाते। जबकि आपको पता है कि श्रीधराचार्य फेल नहीं होगा, हमेशा काम करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम श्रीधराचार्य यूज नहीं करते। उसके बाद भी हम श्रीधराचार्य यूज नहीं करते, हम टुकड़े वाला करते। क्यों? क्योंकि वो इजी है, आसान है, तो लोग आसान को यूज करते हैं। पहली प्राथमिकता होती है आसान। फिर जब आसान काम करना बंद कर दे, फिर हम आते हैं कॉम्प्लिकेटेड के ऊपर। तो कॉम्प्लिकेटेड सेकंड फेज पे आता है, जो व्यापक रूप है वो हमेशा दूसरे फेज पे आता है। इसीलिए हमेशा वो चीजें जो मोस्ट कन्वीनियंट है वो पहले फेज पे आती है। आप और चीजों को देखिए, जैसे फेसबुक को देखिए, है ना, फेसबुक आया था और बहुत कुछ और कुछ टाइप का और ढेर सारी सोशल साइट्स आई थी जब फेसबुक आया था। तो फेसबुक के साथ साथ और भी सोशल साइट्स आई थी। याहू मैसेंजर चलता था पहले, पहले याहू मैसेंजर चलता था, और कुछ आया था। फिर इसके बाद में फेसबुक आया, फेसबुक के साथ साथ और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए, और फेसबुक का खुद इंस्टाग्राम भी आया, ढेर सारे आए। अब इन सब में जो चीजें थी, है ना, लोगों ने इससे बेटर व्हाट्सअप यूज करते हैं, व्हाट्सअप ज्यादा यूज करते हैं। व्हाट्सअप में खास बात क्या है? व्हाट्सअप सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या आप जो काम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, क्या वो फेसबुक पे नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो काम आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं वो आप हम फेसबुक पे भी कर सकते हैं। किसी को आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप फेसबुक पे कर सकते हैं। इवन फेसबुक पे आप और ज्यादा भी कर सकते हैं। आप अपने एक फोटो सिर्फ एक आदमी को दिखाने के बजाय 500 आदमी को भी दिखा सकते हैं, जितने आपके दोस्त हैं उनको भी दिखा सकते हैं। तो फेसबुक पे आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो व्हाट्सएप पे हो सकता है, लेकिन फिर भी आप व्हाट्सएप यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ईजी है। तो हम पहली प्राथमिकता हमारी ईजी होती है कि जो आसानी से हो सकता है, हम पहले उसको यूज करते हैं। फिर अगर वो काम आसानी से नहीं हो सकता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टा पे जाएंगे, फिर वो वहां पे जाएंगे। तो यही एक फेसबुक जो व्हाट्सएप जिन्होंने बनाया था उन्होंने यही सोचा था कि लोग फर्स्ट टाइम, जो पहली प्रेफरेंस होती है लोगों की वो इजी की होती है। पहली प्रेफरेंसेस इजी की होती है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। तो तीनों को और देख लीजिए। पेटीएम को उठाइए, पेटीएम, गूगल पे और फोन पे। पेटीएम सबसे पहले आया था, सबसे पहले आया था पेटीएम। और पेटीएम को एज मिलनी चाहिए थी। फोन पे एज कैसे ले गया? फोन पे तो बाद में आया था, लेकिन फोन पे ना सीधा काम रखा। अब फोन पे ने बाद में लगभग 1-1.5 सालों से इंश्योरेंस बेचना या और चीजें उसने ऐड की है। शुरुआती फोन पे को देखिए, शुरुआती फोन पे का काम सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए, बस। रिचार्ज करना है, छोटा मोटा काम करना है, वो करिए। फोन पे ने कुछ भी शामिल नहीं किया। पेटीएम सब कुछ कर रहा था। पेटीएम सब्जियां भी बेच रहा था, सामान भी बेच रहा था, सब कुछ कर रहा था। यानी पेटीएम उसको एक पेटीएम वर्ल्ड बनाना चाहता था। व्यापकता, जैसे जैसे व्यापकता होगी लोग परेशान होने लग गए। लोगों को चाहिए था सिंपल, भाई मैंने पीछा ट्रांसफर करना है, मैंने दुकान को देखनी, और फोन पे चल पड़ा। और इतना चल पड़ा कि सब पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। फोन पे सिर्फ सिंपल था, एकदम सिंपल। पैसा ट्रांसफर करो, पैसा आए तो ले लो या ट्रांसफर कर दो, बात खत्म। और जीरो, पेटीएम के मुकाबले जो फेलियर ट्रांजेक्शन थे, फेल ट्रांजेक्शन थे, उसमें रेशियो सबसे कम था फोन पे का। फोन पे ने फोकस किया भी पीछा, अगर फेल हो जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल चीजें फेल हो जाए, तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी लोगों के पास फटाफट पहुंच जाए, और लोगों को ज्यादा पैसे ट्रांसफर करने में ज्यादा माथापच्ची ना हो, बस सिंपल जो इंटरफेस था उसको सिंपल रखें। और उन्होंने बहुत सिंपल रखा, वो गढ़ जीत के। फोन पे ने किसी को भी कैशबैक नहीं दिया, है ना, कैशबैक पे ऐश करो ऐसा कुछ नहीं करवाया। उसने सीधा कहा कि पैसे ट्रांसफर करो और लो, बात खत्म, और मेरे कने क्यों नहीं, बस वो चल पड़े। तो लोगों की प्रायोरिटी हमेशा पहले होती है सिंप्लीफाइड। जब सिंप्लीफाइड चीज काम नहीं करती है, तो फिर आप देखते हैं कि भाई अब कॉम्प्लिकेटेड पे चलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड आपकी प्राथमिकता नहीं होती, प्रायोरिटी नहीं होती। हाँ, अच्छा, अवतार कह रहे हैं 60% मार्केट शेयर फोन पे ने लिया हुआ, 60%। एक सिंपल ऐप 60% लेके बैठा है, पेटीएम और गूगल पे जैसे, गूगल जैसा ब्रांड। सोचो, तो क्या ऐसा रहा होगा, क्या ऐसा गलती की होगी गूगल ने, या क्या ऐसा पेटीएम ने गलती की होगी जो फोन पे फायदा उठा लिया? वो है सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी को लोग कभी भी रिप्लेस नहीं करते, वो हमेशा सबसे आगे रहती है, फर्स्ट वन पे रहती है ना। जैसे इसमें देख लो, आप लोग ही देख लो, अपने जीवन को उठा के ले, दूसरों को क्यों उठाए। हम एज ए गणित के रूप में ले लो, कितने लोग गुणनखंड में पहले ही फर्स्ट टाइम श्रीधराचार्य लगाते हैं, फर्स्ट टाइम में ही श्रीधराचार्य लगाते हैं, कितने लोग हैं? तो आप कहेंगे शायद ही कोई हो, शायद ही कोई हो। पहले टुकड़े करता है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर श्रीधराचार्य। तो इसका मतलब सिंप्लिसिटी ऑलवेज कम फर्स्ट। इसी को ही उन लोगों ने व्यापार बना लिया। चलो, तो आराम कहानी समझ में आई को नहीं है कि आप के करने वाला।
આ વાત સમજ માં આવી કોઈ નહીં કે આપણે કે करने वाला આ तीन थ्योरम अपन के करवाना रही है आ तीन थ्योरम अपन समझाने वाली है कि कैसे रेखा समाकलन को आप एक पृष्ठीय समाकलन में बदल सकते हैं। कैसे आप कैसे पहले कैसे का ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं कि हर क्यों ही मेरे मन में आयो जी हाँ बदल दियो, नहीं। एक तरीका होगा, एक फॉर्मूला होगा, उससे ही जैसे लंब और आधार कर्ण में बदलता है, इसका मतलब ही नहीं लंब प्लस आधार बराबर कर्ण बदलता है, इसका मतलब कोई तरीका है जिससे बदलता है। वो तरीका अभी पर में बताएगी कि क्या तरीका है, कैसे बदलता है। फिलहाल सिंपल वे में बोल रहा हूं मैं कि ये तीनों ही थ्योरम आपको बताती है कि कैसे कौन सा रेखा समाकलन कौन से पृष्ठीय समाकलन में बदला जा सकता है, कौन सा पृष्ठीय समाकलन कौन से आयतनीय समाकलन में बदला जा सकता है, ये बताएंगे। यही तीनों प्रमेय का महत्व है। ठीक है, चलो बढ़िया। फिर तो इनके ऊपर दोबारा अगली क्लास में, दोपहर वाली जो क्लास है 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे वाली भी मैं चर्चा करांगा। ठीक है, उसमें इन्हें अच्छे से समझाऊंगा, इनके ऊपर सवाल करांगा और एक एक परमे ने पकड़ पकड़ कर चलांगा। पहले गॉस ने पकड़ांगा, गॉस पर थोड़ी अच्छी से प्रैक्टिस करांगा, फिर स्ट्रोक पर आऊंगा, स्ट्रोक पर एक सवाल नहीं 2 सवाल, एक सवाल तो मिनिमम गारंटीड है, ये तो गारंटी वाला सवाल है कि एक सवाल तो आएगा आएगा, एक सवाल तो एनी हाउ आएगा। अगर मान लो पेपर बनाने वाला ज्यादा बनाता है, 2 सवाल बनाता है, तो 2 सवाल भी आ सकते हैं। तो अन तीन थ्योरमा के ऊपर एक सवाल तो पक्को है, हो सके 2 भी आ जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ टाइम जल्दी जल्दी हो जाएगा, 2.5 घंटे पड़े। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।